गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। इसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में ऑस्मोसिस यानी परासरण के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं प्लाज्मोलिसिस यानी कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। जब भी किसी पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है ना, मतलब ज़्यादा, जैसे कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य है इसका जो सांद्रता है वो कम है और बाहर जिस विलयन में उसको रखा जा रहा है उसका सांद्रता ज़्यादा है, तब उसको अति परासरी विलयन यानी हाइपर टोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तब ऐसे में कोशिका जो है वो बही परासरण यानी एक्सो ऑस्मोसिस के फलस्वरूप कोशिका के अंदर का जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य का जो जल है वो बाहर के विलयन की ओर गति करने लगता है, जिससे कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है। कोशिका भित्ति और सिकुड़े हुए जीव द्रव्य के बीच में एक खाली स्थान बन जाता है और बाह्य विलयन, अति परासरी विलयन से ये भर जाता है। धीरे धीरे कोशिका का जीव द्रव्य कुंचित होकर कोशिका के कोने में दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका और इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और जब इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तब उसमें अंतः परासरण की क्रिया होता है, यानी बाहर की जो विलयन है उसकी सांद्रता कम और अंदर की कोशिका का जो कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होता है, तो बाहर के विलयन का जो जल है वो कोशिका के अंदर आने लगता है। इस प्रकार अंतः परासरण यानी एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, जिससे जल बाहर से कोशिका में प्रवेश करता है और जो जीव द्रव्य सिकुड़ चुका रहता है, कुंचित हो चुका रहता है, वो फिर से अपने पहले की स्थिति में यानी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम अंगूर को शक्कर की सांद्र घोल में डाल के रखें तो कुछ घंटों के पश्चात हम देखेंगे कि अंगूर जो है वो सिकुड़ गया है, यानी उसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो बाहर माध्यम में चले गया है, विलयन में चले गया है, जिससे अंगूर सिकुड़ जाता है। अब इसी सिकुड़े हुए अंगूर को अगर हम शुद्ध जल में या कम सांद्र विलयन में रखेंगे तो बाहर का जल अंगूर के अंदर आ जाता है, जिसके कारण उसकी कोशिका पुनः स्फीति अवस्था में आ जाती है और अंगूर जो है वो पहले जैसे फूल जाता है। तो जीव द्रव्य कुंचन का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। इस प्रक्रिया के आधार पर मांस और मछलियों को लवणन किया जाता है, हाँ, मतलब नमक वगैरह में रख दिया जाता है, जिससे ये खराब नहीं होते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो घर में खाए जाने वाले अचार हैं। अचार के लिए जो पिकल्स के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं, आम है, नींबू है, जो भी है, उसमें हम ज़्यादा मात्रा में नमक डालकर इसको बहुत लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके इसको रखा जा सकता है। ये जीवाणु, कवक और सूक्ष्म जीवों में जीव द्रव्य कुंचन करके उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार चीनी की अधिक सांद्रता के कारण जैम, जेली इत्यादि में जीवाणु, कवक इत्यादि की वृद्धि नहीं हो पाती है और अचार वगैरह में नमक के कारण जो है वो जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाती है। जड़ के पास खाद डालने के बाद जल का छिड़काव करने से पौधे जीव द्रव्य कुंचन के कारण मर जाते हैं, इसलिए खाद देने के बाद पर्याप्त जल डालना आवश्यक होता है। अगर हम कम मात्रा में जल डालेंगे या जल नहीं डालेंगे तो ये आसपास के जल को अवशोषित कर लेता है और पौधे उससे मर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतः शोषण या इनहिबिशन। अंतः शोषण या इनहिबिशन में क्या होता है? ये एक भौतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा ठोस कोलाइड का जो अर्धठोस कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे गोंद, कपास, रेशा, बीज, लकड़ी का बुरादा, अगर अगर स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सभी जो है वो जल या नमी, वातावरण में जल की मात्रा या नमी की मात्रा होती है, इसको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनके आयतन में वृद्धि कर लेते हैं, वृद्धि हो जाता है और ये फूल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बरसात के दिनों में जो लकड़ी के खिड़की दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं, है ना। वो जो है वो वायुमंडल के नमी को अवशोषित कर लेते हैं और फूल जाते हैं।
ऐसे पदार्थ जलिश नहीं होते हैं, लेकिन जल में घुले बिना ही जल को अपने में समाहित कर लेते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह जो है वो सूखी लकड़ी को अगर आप जल में डालोगे तो ये जल में घुलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर के पानी को अवशोषित करके ये फूल जाता है। इसी क्रिया को अंतःशोषण कहा जाता है। कोशिका भित्ति क्षेत्र तथा पादप संरचनाओं में अन्य किसी जगह स्थित जल स्नेही पदार्थों के अणु और जल के अणुओं के बीच में एक प्रकार का आकर्षण होता है। इसी आकर्षण के फलस्वरूप बाह्य माध्यम से जल अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा जल भित्ति, बीज और काष्ठ में प्रवेश कर जाता है। अतः अंतःशोषण की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दाब को अंतःदाब या इनहिबिशन प्रेशर IP कहा जाता है। अंतःशोषण भी एक प्रकार का अवशोषण है, क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार होता है ना। हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जिधर जल की सांद्रता अधिक होती है उससे जहाँ पर जल की कम सांद्रता होती है उधर इसकी गति होती है। अवशोषक और अंतःशोषित होने वाले द्रव के बीच विभव प्रवणता आवश्यक होता है। बीजों को जल में डालने पर बीज चोल इसी दाब के कारण फट जाता है ना। जब हम बीज को भिगाते हैं या जमीन में लगा के पानी डालते हैं तो उसका जो चोल होता है वह फट जाता है और ये जो है बीज में अंकुरन होता है। यदि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को चट्टानों की दरारों में प्रवेश करा दिया जाए और उन्हें पानी से तर्क किया जाए तो उनके फैलने के कारण इतना ज्यादा दाब उत्पन्न हो सकता है कि चट्टान जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हट सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे उसके आगे का पढ़ेंगे।